जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। मेरे साथ हैं शिवराज सिंह। शिवराज सिंह समस्त भारत में, मैं कहूँ कि विश्व में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा पदयात्रा की है तो वो शिवराज सिंह ने की है। आज किसान आंदोलन का 43वां दिन, आज वो यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। तो सर, पहले अपने बारे में बताइए, जिस प्रकार से आपने बताया कि मतलब कितनी बड़ी यात्रा की है और उसका क्या रिकॉर्ड है। जी, सबसे पहले हमने 26 जनवरी 97 से 6 जुलाई 97 तक अधिकार एवं कर्तव्य कार्यक्रम के अंतर्गत कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल यात्रा की है। नागपुर से कलकत्ता होकर 5728 किलोमीटर, जिसमें 162 दिन लगे और हम 15 प्रदेशों के 85 जिलों से गुजरे हैं, जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। दूसरी पैदल यात्रा 26 जनवरी 98 से 23 मई 98 तक पोरबंदर गुजरात से लेकर मिजोरम की राजधानी आइजॉल, उससे 38 सेलिंग तक 3976 किलोमीटर, जिसमें 10 प्रदेशों के 55 जिलों से गुजरे, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, मेघालय और मिजोरम। तीसरी पैदल यात्रा 14 अप्रैल 2003 से 24 जून 2003 तक 726 किलोमीटर दिल्ली पर दिल्ली प्रदेश है। और चौथी पैदल यात्रा 14 अक्टूबर 2009 से 21 जून 2010 तक दिल्ली से दिल्ली 6782 किलोमीटर, जिसमें दिल्ली से मथुरा, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इंदौर, देवास, धुले, नासिक, मुंबई, खंडाला, पूना, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़, बेंगलोर, कोलार, चेन्नई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, पटना, आरा, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, गोपीगंज, हंडिया, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, डलमऊ, रायबरेली, बछरावा, मोहल्ला, लखनऊ, मलियाबाद, संडीला, बाघोली, हरदोई, सावा, शाजापुर, निगोही, बीसलपुर, पीलीभीत, रुद्रपुर, अफजलगढ़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, अंबाला, राजपुरा, पटियाला, संगरूर, भटिंडा, डबवाली, सिरसा, हिसार, हांसी, महम, रोहतक, बहादुरगढ़, सांपला, दिल्ली 6782 किलोमीटर, जिसमें कुल 251 दिन लगे। इस प्रकार 4 चरणों में हमने कुल 17,212 किलोमीटर पैदल चलकर देश के 20 प्रदेश 235 जिले घूमकर देखा है। और आज हम इस आंदोलन के समर्थन में, किसानों के आंदोलन के समर्थन में और कृषि कानूनों के विरोध में आज यहाँ पर उपस्थित। जो आपने यात्रा की, ये जो आपने बताया, अभी जो पूरा विवरण बताया, ये मतलब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश में लोगों की स्थिति क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, उन्हें नज़दीक से देखने का हमारा उद्देश्य था। जिसके बारे में देखा कि उड़ीसा में आज भी लोग भुखमरी में अपने बच्चे भेज देते हैं, कालाहांडी में, जहां उस समय 6 महीने से 2 साल तक का बच्चा 20 से 50 बिक जाता था और 15 साल का आदमी 1000 में। बिहार में मुंगेर ऐसा जिला है जहां आज भी लोग चूहे, गिलहरी, खरगोश, पेड़ की जड़ छाल खा के जीवन यापन करते हैं। आसाम में काला कुत्ता खाना शुरू हो जाता है, मिजोरम में कुत्ते खाने को पाले जाते हैं और मणिपुर में उड़ने वाले कीड़े से लेकर सांप तक खाए जाते हैं। और नागालैंड में नागा जनजाति लोग कुत्ते, बिल्ली, सांप तो खाते ही हैं, मरने से पहले बुजुर्ग को बांट कर काट कर खा लेते हैं। ये स्थिति यहाँ आने में ज़्यादा समय नहीं लेगी जी। और किसान की स्थिति तो वैसे भी खराब होने को है, क्योंकि आबादी बढ़ेगी, ज़मीन घटेगी, ज़मीन रही नहीं है। 100 बीघे ज़मीन है, किसी पर 4 बच्चे हैं, 25 बीघे रह गई, बच्चों के 4 बच्चे से 6.25 बीघे रह जाएगी। दादा के सामने पोते पोती जवान हो जाते हैं। सही अर्थों में ऐसे किसान बहुत हैं इस देश में जो बेचारे वास्तव में मजदूर हैं, लेकिन नाम के किसान हैं, जो सम्मान की खातिर ना तो बेटियों की शादी कर पा रहे हैं, ना बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं। और उसी दर्द को लेकर जो आज भूखे प्यासे हैं, कल इनके साथ गुजरने वाला है, वो दर्द आज इस आंदोलन में दिखाई देता है। इस आंदोलन का क्या भविष्य देख रहे हो? इस आंदोलन का भविष्य ये देश को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हर आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में सुधार आता है, आंदोलन से चेतना बढ़ती है, सत्ता परिवर्तन होता है और सत्ता परिवर्तन से एक नई आशाएं और उम्मीदें जगती हैं। ये आंदोलन जो है एक बिल वापसी का आंदोलन है। 3 प्रकार के आंदोलन रहते हैं, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और एक होता है शॉर्ट आंदोलन जो ये चल रहा है। जी जी। राकेश टिकैत 2 कह चुके हैं कि हम मई 2024 तक, यानी अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो हम सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा संभव है 3 साल, 3.5 साल तक रोड पर पड़े रहना? ये कोई भी काम नामुमकिन है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं उसकी गंभीरता समझ में आती जाती है और समय अपने आप बढ़ता चला जाता है। पहले लोग छोटे उद्देश्य के लिए शुरू करते हैं और जैसे जैसे व्यापक उद्देश्य समझ में आते जाते हैं, हित समझ में आते जाते हैं और उसके नुकसान समझ में आते हैं, तो लोग अपने आप हिस्से होते चले जाते हैं। मैं आशा व्यक्त कर सकता हूं कि इस तरह का यदि ये आंदोलन के द्वारा बिल वापस नहीं लिए गए तो ये आंदोलन वास्तव में ही निश्चित रूप से
लंबा खींचेगा और देश को जागृत करके दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये मान लिया जाए कि जिस प्रकार अन्ना आंदोलन ने कांग्रेस की सरकार को मुल्क से हटा दिया, ये आंदोलन भी मोदी सरकार को भारी पड़ेगा। ये आंदोलन मोदी सरकार को भारी नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ ये आरएसएस को, मीडिया को और पूंजीपतियों को, ये सबके लिए एक साथ भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जातीय धर्म के नाम पर जो उपयोग किया जा रहा है उससे लोग ऊपर उठने लगे हैं और अब सोच बड़ विकसित होने लगी है। और इस जगाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं वो वाकई बधाई के पात्र हैं। मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने कहा कि आपकी जो लड़ाई है वो बिल की है या सरकार से। उन्होंने सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। अभी लोगों में जो है वो सरकार के प्रति गुस्सा नहीं है। गुस्सा सिर्फ इस बात को लेकर के कि उन्होंने जो 3 कानून लेकर के उन कानूनों के प्रति उनकी लड़ाई है। सही ये है कि यो व्यक्ति जिससे प्रभावित होता है, सही अर्थों में जो ये कानून है ये संविधान के उद्देश्य का में समाजवाद के विपरीत है। ये पूंजीवाद को पोषने वाले कानून हैं जिसको निजीकरण के द्वारा थोपा जा रहा है। ये निजीकरण के अंश हैं, आंशिक दुष्परिणाम है जिसके लिए हम रो रहे हैं, जबकि इसका मूल जो है वो निजीकरण में है। निजीकरण देश के लिए नुकसानदायक है। निजीकरण देश के लिए नुकसानदायक है क्योंकि निजीकरण में जिसको काम के लिए 60,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, निजीकरण वही तनख्वाह 8,000 हो जाएगी। निजीकरण तो बिना कोई मेहनत किए गरीब के श्रम पर अमीर को निरंतर अमीर बनाने की योजना है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मतलब अब ये मान लिया जाए कि जो अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो लड़ाई लंबे चलने वाली है और इसका नुकसान जो जैसा आपने बताया सरकार को, पूंजीपतियों को और मीडिया को, तीनों को होने वाला है। ये जिस देश पर विपत्ति आई है वो देश मजबूत हुआ है, जिस धर्म पर विपत्ति आई है वो धर्म विकसित और मजबूत हुआ है, जिस जाति में विपत्ति आई है वो जाति विकसित और मजबूत हुई है, और जिस परिवार ने विपत्ति को झेला है वो परिवार विकसित और मजबूत हुए हैं, और जिन लोगों ने विपत्ति को झेला वो व्यक्ति विकसित और मजबूत हुए हैं। ये आंदोलन निश्चित ही देशवासियों के भविष्य को विकसित करने में और निर्णायक भूमिका अदा करेगा, उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। धन्यवाद। तो ये थे शिवराज सिंह जी जो समस्त भारत पदयात्री, उन्होंने अपने बारे में बताया, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई और इस आंदोलन का भविष्य के बारे में भी उन्होंने बताया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल निवास।